दोस्तों, एक नई नवेली दुल्हन अपने पति को अपने वश में करना चाहती थी, क्योंकि जो उसका पति था जितना पैसा कमाता था सब अपने माँ बाप को ही दे दिया करता था। वो दुल्हन चाहती थी कि पति का सारा पैसा वो ऐंठ ले और अपने पास रखे। अब ऐसे में वो एक वशीकरण करने वाले तांत्रिक बाबा का सहारा लेती है, लेकिन वो तांत्रिक बाबा इतना शातिर और चालाक होता है कि उस लड़की को अपनी बातों में उलझाकर उसकी आबरू लूट लेता है। ना सिर्फ वो इतना करता है कि उस घर की और दो महिला होती है उसके साथ भी वो तांत्रिक बाबा वैसा ही करता है। लेकिन अंत में जो होता है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे, और आज की कहानी भी हैरान कर देने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में ही एक परिवार रहा करते थे। उस परिवार के लोग ऐसे थे कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता, किसी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम होती, किसी की तबीयत खराब होती, वो लोग डॉक्टर को दिखाने के बजाय पहले जाते तांत्रिक बाबा के पास, झाड़ फूंक करवाते 2 दिन तक। उसके बाद अगर कुछ नहीं होता उसके बाद ही वो लोग मेडिकल जाया करते, डॉक्टर से मिलते और दवा वगैरह लेते। उन लोगों को तांत्रिक बाबा और झाड़ फूंक पर इतना ज़्यादा भरोसा होता है। उसी परिवार में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था राधिका। राधिका के परिवार में उसके माता पिता और राधिका की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था कमला। छोटा परिवार था, सभी लोग बहुत ही खुशी खुशी उस परिवार में रहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, राधिका की शादी की उम्र हो जाती है और राधिका बचपन से ही यही देखती आ रही थी कि जो उसकी माँ थी हमेशा वो तांत्रिक बाबा के पास जाती, झाड़ फूंक करवाती। उन लोगों को झाड़ फूंक पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा था, वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इस वजह से राधिका और उसकी बहन कमला भी इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा यकीन किया करती थी। धीरे धीरे राधिका की शादी की उम्र होती है, उसके माता पिता राधिका की शादी करवा देते हैं। राधिका विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। जब वो ससुराल जाती है तो नई नवेली वो दुल्हन होती है। धीरे धीरे इसी तरह से वक्त गुजरता चला जाता है। राधिका की जिस लड़के से शादी होती है वो लड़का कमाने में काफ़ी अच्छा होता है, मोटा पैसा कमाता, लेकिन वो जितना भी कमाता सब अपने पिता को ही दे दिया करता। इस तरह से राधिका की शादी को 2 से 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। इन 2 से 3 महीनों में राधिका यही देखती है कि पति जितना भी पैसा लाता सब अपने पिता को ही दे देता। और जो उसके पिता थे राधिका के ससुर, वो अपने दोस्त यार के साथ बैठा करते थे, जो मन करता वो वही किया करते थे और पैसे भी अपनी मर्जी से ही वो खर्च किया करते थे। अब यह सब देखकर राधिका को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। राधिका के ससुराल में उसकी एक जेठानी भी थी। अब एक दिन राधिका अपनी जेठानी से कहती है कि दीदी, इस घर में क्या हो रहा है? क्या पहले से ही ऐसा ही होता चला आ रहा है? मुझसे पहले आप इस घर में आई हैं, क्या पहले से ही यही सब चल रहा है? अब जो उसकी जेठानी थी वो कहती है कि हाँ, मेरी शादी को तो 5 साल हो गए हैं और इन 5 सालों में मैं यही देख रही हूँ कि ये लोग जो भी कमाते हैं सब अपने पिता को ही ला कर देते हैं। मैं कई बार अपने पति से भी कही इस बारे में, लेकिन वो मुझे ही डांट देते हैं, मुझे ही भला बुरा कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें हर चीज़ मिल ही रहा है, तुम्हें ज़रूरत की सारी सामान मिल रही है इस घर में, तो फिर तुम इन सब चीज़ों में ध्यान क्यों लगाती हो? इस वजह से मैं अपने पति से अब कुछ नहीं कहती हूँ। अब जो राधिका थी वो कहती है कि मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। मेरे पति भी काफ़ी अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन कभी भी वो मेरे हाथ में तो पैसा लाकर देते ही नहीं हैं। जब भी वो लाते हैं अपनी सैलरी सब अपने पिताजी के हाथों में दे देते हैं। और आप तो जानते हैं ना कि पिताजी कैसे हैं, अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना करते हैं, खूब पैसे खर्च करते हैं। ऐसे में कैसे चलेगा? अब उसकी जेठानी कहती है कि कर भी क्या सकते हैं, घर के गार्जियन वही है और उनके बेटों को अच्छा नहीं लगता है, तो जो हो रहा है वो होने दो। फिर राधिका की जेठानी कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो करो, अगर ये ठीक कर सकती हो तो तुम कर दो। अब राधिका कहती है कि मेरे पास तो ऐसा उपाय है कि अगर उस उपाय को मैं कर दूं तो ज़िंदगी में कभी भी मेरे पति अपने पिता को पैसे नहीं देंगे। अब यह बात सुनकर उसकी जेठानी भी खुश हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसी बात है तो जल्दी से करो, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा पति सारा पैसा लाकर मेरे हाथों में दे। अब दोनों देवरानी जेठानी यही चाहती थी कि दोनों का पति पैसा लाकर उन दोनों के हाथों में दे और वो दोनों अपनी मर्जी से खर्च करें।
अब इसी तरह से धीरे धीरे कुछ दिन गुजरता है। कुछ महीने गुजरने के बाद अब जो राधिका थी वो अपने मायके जाती है। मायके जाने के बाद वो सारी बातें अपनी माँ से बताती है। अब जो राधिका की माँ थी वो तो झाड़ फूक करने में, तांत्रिक बाबाओं से मिलने में एक्सपर्ट थी, क्योंकि वो पहले से ही इन सब चीज़ों में बहुत ध्यान दिया करती थी और उनको तांत्रिक बाबा पर बहुत भरोसा था। खुद से भी ज़्यादा वो तांत्रिक बाबा पर भरोसा किया करती थी। अब राधिका की माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटा, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर तुम अपने पति को अपने वश में करना चाहती हो, उसे तुम अपने इशारों पर नचाना चाहती हो, तो ये तो हो जाएगा। अब राधिका के मायके से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर एक बाबा रहा करते थे, जिनका नाम था ज्ञानलाल उर्फ ज्ञानी बाबा। उनके घर के सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ था और उसमें यही नाम लिखा हुआ था। वहीं पर जाया करती थी राधिका की माँ हमेशा। उसके घर में किसी की भी तबीयत खराब होती थी, कुछ भी प्रॉब्लम आती थी, तो राधिका की माँ पहले उसी ज्ञानीलाल बाबा के पास ही जाया करती थी। वहाँ जाकर पहले परेशानी बताती थी, झाड़ फूक करवाती थी, उसके बाद ही वो डॉक्टर के पास जाया करती थी। अब उसके अगले ही दिन राधिका की माँ राधिका को लेकर चली जाती है उसी बाबा के पास और जाकर उसके सामने बैठती है। अब जो ज्ञानीलाल बाबा थे ऊपर से नीचे तक राधिका को निहारते हैं। उसके बाद सारी बातें पूछते हैं। राधिका सारी परेशानी बताती है। उसके बाद जो ज्ञानलाल बाबा थे वो कहते हैं कि यह परेशानी किसकी है। राधिका कहती है कि बाबा, ये मेरी परेशानी है, आप मेरी परेशानी को दूर कीजिए। अब जो तांत्रिक बाबा थे वो कहते हैं कि ठीक है, आज तो काम नहीं होगा, बहुत सारे लोग हैं, तुम कल आना, लेकिन अकेले आना तो ही काम में कर पाऊंगा, अपनी माँ को लेकर मत आना। अब जो राधिका की माँ थी वो कहती है कि ठीक है बाबा, कल मैं अकेले ही इसे भेज दूंगी। अब उसके बाद राधिका अपनी माँ के साथ घर चली जाती है। अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। जब अगला दिन निकलता है तो राधिका फिर से अपने घर से निकलती है ज्ञानलाल बाबा के पास जाने के लिए। जब वो तांत्रिक बाबा के पास पहुंचती है तो तांत्रिक बाबा उसको अपने पास बैठाते हैं और कहते हैं कि देखो, ये काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें तन मन धन सभी इसमें समर्पित करने होंगे। अब जो राधिका थी वो कहती है कि बाबा, आप जो कहेंगे मैं वो सारी चीज़ें करने को तैयार हूँ, बस आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरा पति मेरे वश में आ जाए और वो मेरे इशारों पर नाचे। उसके बाद बाबा एक गिलास पानी लाते हैं, उस पानी को देते हैं राधिका को पीने के लिए। अब जो राधिका थी थोड़ा संकोच करती है। वो बाबा कहते हैं कि इस पानी को पी लो, इस पानी को पीने से तुम्हारा जो आत्मा है वो दुरुस्त होगा, तुम्हारे मन की शुद्धि होगी। अब जो राधिका थी वो ज़्यादा कुछ संकोच नहीं करती है और उसी वक्त उस पानी को पी लेती है, लेकिन पानी पीने के 2 मिनट बाद ही उसका सर चक्कर आने लगता है और वो वहीं पर गिर जाती है। लेकिन वो पूरी तरह से बेहोश नहीं थी, थोड़े थोड़े वो होश में ही थी। उसके बाद जो तांत्रिक बाबा थे अपना काम शुरू करते हैं। उसी वक्त वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं और उसकी आबरू को लूट लेते हैं। लेकिन उस वक्त राधिका विरोध भी करती है, लेकिन तांत्रिक बाबा कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से विरोध करोगी तो तुम्हारा काम नहीं बन पाएगा। मैंने पहले ही तुमसे कहा ना कि तन मन धन सभी चीज़ें समर्पित करने होंगे। लेकिन फिर भी राधिका को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और पूरी तरह से वो तांत्रिक बाबा पर समर्पित हो जाती है, क्योंकि राधिका चाहती थी कि पति को इशारों पे नचाए, पति के पैसे सब उसके पास रहे। बस उसी वजह से यह सब करने को तैयार हो जाती है। उसके बाद जो तांत्रिक बाबा थे जाते हैं अंदर और एक पुड़िया बना कर लाते हैं दवाइया की पुड़िया लाकर देते हैं राधिका को। उसके बाद कहते हैं कि लो, घर ले जाने के बाद इसे पहले तुम खा लेना, लेकिन तुम्हारे पति के लिए जो मैं दूंगा खाने के लिए, उसके लिए किसी कुंवारी लड़की का होना जरूरी है। वही कुंवारी लड़की लेकर जाएगी और तुम्हारे पति को खिलाएगी। अब जो राधिका थी वो तो संकोच में पड़ जाती है कि अब वो कुंवारी लड़की कहाँ से लाएगी। थोड़ी देर सोचने के बाद अब फिर राधिका कहती है कि ठीक है बाबा, मैं कुंवारी लड़की ले आऊंगी, आप बताइए कब आना पड़ेगा। वो तांत्रिक बाबा कहते हैं कि ठीक है, अभी तुम घर चले जाओ, 1 हफ्ते बाद फिर से तुम आ जाना, लेकिन कुंवारी लड़की को साथ लेकर आना। अब जो राधिका थी वहां से अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद अपनी माँ को बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, लेकिन वो सारी बातें नहीं बताती है कि उस तांत्रिक बाबा ने उसके साथ क्या क्या किया। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। जब 1 हफ्ते का वक्त आ जाता है तो राधिका की माँ कहती है कि जाओ अपनी बहन कमला को लेकर चली जाओ, तुम्हारी बहन भी तो कुंवारी है। अब जो राधिका थी अपनी बहन कमला के साथ चली जाती है फिर से तांत्रिक बाबा के पास।
जब राधिका अपनी बहन को लेकर जाती है तांत्रिक बाबा के पास तो दोनों बहनें वहीं पर बैठ जाती है तांत्रिक बाबा के सामने। अब जो तांत्रिक बाबा थे वो राधिका से कहते हैं कि राधिका तुम बाहर चली जाओ, जो भी बातें मैं तुम्हारी बहन को बताऊंगा वो अकेले में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब जो राधिका थी वो समझ जाती है कि ये बाबा मेरी बहन के साथ क्या करेगा। राधिका कहती है कि क्या हुआ बाबा, आप मेरे पति के लिए ही तो कर रहे हैं, जो भी बोलना है मेरे सामने ही बोल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ना ही मेरी बहन को दिक्कत होगी। लेकिन तांत्रिक बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं होता है, इसे अकेले में ही बताना होगा, ये बातें कोई और नहीं सुन सकता है। लेकिन राधिका नहीं मानती है, वो कहती है कि ठीक है बाबा, अगर ऐसी बात है तो आप इसे फ़ोन पर बता दीजिएगा, फिलहाल अभी आपको जो देना है दवाइयाँ वो दे दीजिए। उसके बाद जो तांत्रिक बाबा थे समझ जाते हैं कि ये लड़की कितनी शातिर है। वो जाते हैं अंदर से 2-3 पुड़िया लेकर आते हैं दवाइयाँ की। दरअसल उसमें दवाइयाँ नहीं होती है, काजू बादाम होते हैं, उसी का वो पुड़िया बनाकर लाते हैं और दे देते हैं राधिका की बहन की हाथ में और कहते हैं कि तुम्हारे जीजा जी को यह खिला देना। लेकिन तांत्रिक बाबा उस वक्त बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उनकी मनोकामना उस दिन पूरी नहीं होती है। राधिका अपनी बहन को लेती है और अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद अब इसी तरह से धीरे धीरे शाम का वक्त होता है। जब शाम का वक्त होता है तो राधिका तांत्रिक बाबा को फोन लगाती है। राधिका फोन ले जाकर कमला को देती है और कहती है कि लो तांत्रिक बाबा से बात कर लो, वो तुमसे अकेले में बातें करना चाहते हैं। उसके बाद कमला फोन लेती है और हेलो कहती है। उधर से जो तांत्रिक बाबा थे वो कहते हैं कि कमला बेटा देखो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद तुम दंग रह जाओगी, तुम्हें हैरानी होगी और तुम्हें यकीन भी नहीं होगा। कमला कहती है कि बाबा ऐसी क्या बात है, पहेलियाँ मत बुझाइए और साफ साफ बताइए कि बात क्या है। उसके बाद तांत्रिक बाबा कहते हैं कि देखो, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी बहन राधिका है। वो नहीं चाहती कि वो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां देख सके, इस वजह से वो तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ कर रही है। दरअसल जो राधिका की बहन थी उसकी भी शादी फिक्स हो गई थी और कुछ ही महीनों बाद उसकी भी शादी होने वाली थी। जब यह सारी बातें कमला सुनती है तो वह दंग रह जाती है। अब कमला को भी उस तांत्रिक बाबा पे यकीन हो जाता है क्योंकि कमला अक्सर ये सुना करती थी कि किसी पड़ोसी ने किसी पड़ोसी के ऊपर इस तरह का वशीकरण कर दिया है। अब यह सारी बातें कमला को सच लगने लगती है और बचपन से वो भी यही देखती आ रही थी। उसकी माँ भी इन सब चीज़ों में ज़्यादा यकीन करती थी, इस वजह से उनकी बेटियां भी इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा यकीन किया करती थी। अब इसी तरह से दोनों बहनों के बीच में खटपट पैदा हो जाती है। और तांत्रिक बाबा ये भी कहते हैं कि देखो कमला, अगर तुम चाहती हो कि अपने होने वाले पति और होने वाले ससुराल को अपने वश में कर सको, अपने इशारों पर नचा सको, तो इसके लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। लेकिन यह बात तुम अपनी बहन राधिका को नहीं बताओगी, तुम्हें चुपचाप आना होगा। अगर उसे पता चलता है तो फिर यह चीज़ काम नहीं करेगी, मैं जो भी वशीकरण करूँगा वो काम नहीं करेगा। कमला कहती है कि ठीक है बाबा, मैं अपनी बहन को नहीं बताऊँगी, कब आना है बस ये बता दीजिए। तांत्रिक बाबा कहते हैं कि तुम कल ही आ जाओ, कल ही मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। कमला मन बना लेती है कि अब वो जाएगी तांत्रिक बाबा के पास, लेकिन उसी दिन कमला का जीजा यानी कि राधिका का पति आ जाता है उसके घर उसको लेने के लिए। अब किसी तरह से उस दिन जो राधिका थी, जो वो तांत्रिक बाबा दिया हुआ था दवाइयाँ यानी कि काजू बादाम, वो अपने पति को खिला देती है और फिर अपने पति के साथ वो अपने ससुराल चली जाती है। अब इधर जो कमला थी वो फ्री हो गई थी। अब मौका देखकर लगभग 2-3 दिन के बाद वो पहुंच जाती है तांत्रिक बाबा के पास और तांत्रिक बाबा के पास जाकर कहती है कि बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, उस दिन मैं नहीं आ सकी क्योंकि मेरे जीजा आ गए थे। अब वो तांत्रिक बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो ना, अब तुम्हारा काम हो जाएगा। तांत्रिक बाबा कमला को भी कुछ ऐसा ही बोलते हैं कि देखो, इसके लिए तुम्हें तन मन धन हर चीज़ समर्पित करना होगा। कमला कहती है कि बाबा कोई बात नहीं, मैं सारी चीज़ें करने को तैयार हूँ। उसके बाद वो तांत्रिक बाबा मुस्कुरा देते हैं। वो जाते हैं अंदर और अंदर से एक गिलास पानी लेकर आते हैं और कहते हैं कि इस पानी को पी लो। कमला भी उस पानी को पी लेती है। पानी को पीने के बाद अब 2 मिनट के बाद ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है, सर चक्कर देने लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। अब जब वो ज़मीन पर गिरती है तो तांत्रिक बाबा उसके साथ भी कुछ ऐसा ही करता है, उसकी आबरू को लूटता है। लेकिन कमला इस चीज़ का विरोध करती है, बहुत मना करती है, लेकिन वो तांत्रिक बाबा नहीं मानता है और कहीं ना कहीं कमला भी मजबूर हो जाती है। अब वो भी उस तांत्रिक बाबा के झांसे में आ जाती है।
अब उस दिन तो कमला चली जाती है अपने घर जाने के बाद और एक दो बार वो जाती है तांत्रिक बाबा के पास। उसके साथ भी बार बार कुछ ऐसा ही होता है। और जब उधर राधिका अपने ससुराल जाती है, ससुराल में जाने के बाद अब जो उसकी जेठानी थी वो पूछती है राधिका से कि क्या हुआ, तुम तो गई थी ना अपने मायके, क्या तांत्रिक बाबा से मिली? अब जो राधिका थी वो कहती है कि हाँ, मैं उस तांत्रिक बाबा से मिलकर आई हूँ, देखती हूँ कि आगे क्या होता है। उसके बाद जो राधिका की जेठानी थी वो कहती है कि अगर तुम यह काम करवा के आई हो तो मुझे भी ले चलो और मुझे भी मिलवाओ। अब जो राधिका थी वो कहती है कि अभी जाकर आप क्या करेंगी, मैं जो काम करवा कर आई हूँ पहले वो तो सक्सेस होने दीजिए, अगर मेरे पति के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है उसके बाद आप चली जाइएगा। लेकिन अब जो उसकी जेठानी थी वो गलत सोचने लगती है। वो यही सोचने लगती है कि शायद ये चाहती ही नहीं है कि मेरा पति भी मेरे इशारों पर नाचे, मैं भी इस घर में ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार सकूं। लेकिन जो उसकी जेठानी थी वो कहती है कि नहीं, मुझे भी जाना है, मुझे भी उनसे मिलना है, मुझे भी लगता है कि वो जो भी वशीकरण करेंगे वो पूरा हो जाएगा और सक्सेस भी होगा। अब जो राधिका थी वो ज़्यादा जिद नहीं करती है। राधिका मन ही मन ये सोचने लगती है कि अगर मैं मना करूँगी तो इनको तो यही लगेगा कि मैं इनकी भलाई नहीं चाहती हूँ। इस वजह से राधिका उस तांत्रिक बाबा के घर का एड्रेस दे देती है। दरअसल दोनों का मायका पास पास में ही होता है और उसके मायके से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर होता है तांत्रिक बाबा का घर। अब जो उसकी जेठानी थी वो जाने की तैयारी करने लगती है। तभी राधिका कहती है कि देखिए, अगर वो पानी पीने को दे तो आप पानी मत पिएगा। अब राधिका की जेठानी कहती है कि क्यों, पानी पीने से क्या होगा? राधिका कहती है कि उस पानी को पीने के बाद अलग तरह से चक्कर आ जाता है, बस इसलिए कह रही हूँ कि वो पानी आप मत पीजिएगा। अब जो राधिका की जेठानी थी पहले वो अपने मायके जाती है और मायके से चली जाती है उसी तांत्रिक बाबा के पास। जब वो तांत्रिक बाबा के पास जाती है तो वो बाबा देखकर और खुश हो जाता है, क्योंकि जो राधिका की जेठानी थी वो एकदम जवान थी और देखने में बेहद खूबसूरत थी। तांत्रिक बाबा कहते हैं कि ठीक है, वो सारी चीज़ें तो मैं करूँगा, लेकिन उसके लिए तन मन धन हर चीज़ समर्पित करना होगा। उसी तरह से तांत्रिक बाबा उसको भी अपने झांसे में फंसाते हैं और जाते हैं अंदर से एक गिलास पानी लेकर आते हैं। लेकिन जो उसकी जेठानी थी राधिका की, उसको राधिका की बातें याद आ जाती है और राधिका की जेठानी कहती है कि बाबा, क्या इस पानी को पीना जरूरी है? अब जो तांत्रिक बाबा थे वो कहते हैं कि अगर इस पानी को नहीं पियोगी तो आगे का काम मैं नहीं कर पाऊंगा। राधिका की जेठानी कहती है कि मैं 2 ही जगह का पानी पीती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना कर रखा है, या तो मैं अपने ससुराल का पानी पीती हूँ या फिर अपने मायके का। राधिका की जेठानी की यह बात सुनने के बाद तांत्रिक बाबा समझ जाते हैं कि जरूर राधिका ने ही इसे मना किया है। अब जो तांत्रिक बाबा थे वो कहते हैं कि मैं समझ गया हूँ कि तुमको किसने मना किया है, तुम्हारी देवरानी राधिका ने मना किया है ना। जब उसकी जेठानी यह बात सुनती है तो दंग रह जाती है, उसके चेहरे की बत्ती गुल हो जाती है और तांत्रिक बाबा तो पहले से ही जानते थे सारी बातें। अब जो तांत्रिक बाबा थे राधिका की जेठानी को राधिका के खिलाफ भड़काते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जो देवरानी है वो नहीं चाहती है कि तुम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो, अपने ससुराल में तुम सुकून से रहो, वो कभी चाहती ही नहीं है। जब इस तरह से तांत्रिक बाबा उसे भड़काते हैं तो वो भी भड़क जाती है, क्योंकि ये सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे और इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। अब उसकी जेठानी कहती है कि तांत्रिक बाबा, अब जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, बस आप वशीकरण कर दीजिए। अब जो तांत्रिक बाबा थे उनके हाथों में पानी का गिलास था, वो कहते हैं कि इस पानी को पी लो। अब जो राधिका की जेठानी थी वो पानी पी लेती है, लेकिन पानी पीने के बाद फिर से उसके साथ भी वैसा ही होता है, वो बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश होती है उसके बाद तांत्रिक बाबा उसके साथ भी वही काम करते हैं जो कि वो उन दोनों के साथ कर चुके थे। लेकिन जो राधिका की जेठानी थी वो इस बात का विरोध नहीं करती है, कहीं ना कहीं उसे भी अच्छा लगने लगा था अब तांत्रिक बाबा का साथ। वो बहुत खुश होती है और उस दिन वहाँ से चली जाती है। लेकिन वहाँ से जाने के बाद वो तांत्रिक बाबा से फ़ोन पर भी बातचीत करना शुरू कर देती है। जब वो अपने ससुराल जाती है तो राधिका पूछती है कि क्या आपने पानी पिया था?
लेकिन जो उसकी जेठानी थी वो मना कर देती है और कहती है कि नहीं, तुमने मना किया था तो इसलिए मैंने पानी नहीं पी है। अब इसी तरह से वक्त गुजरता चला जाता है। दोनों देवरानी जेठानी घर पे होती हैं, लेकिन राधिका अब आए दिन देख रही थी कि जो उसकी जेठानी है घंटों घंटों तांत्रिक बाबा से फ़ोन पर बातचीत करती थी, क्योंकि जो तांत्रिक बाबा थे उनकी उम्र भी लगभग 45 साल की रही होगी, वो भी दिखने में जवान ही थे। अब हर वक्त दोनों बातचीत करते थे, इधर राधिका की जेठानी उधर तांत्रिक बाबा। अब कहीं ना कहीं राधिका को शक होने लगता है और आए दिन वो देखती थी कि हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में जो उसकी जेठानी थी अपने 3-4 साल के बच्चे को राधिका के पास छोड़ देती और चली जाती तांत्रिक बाबा से मिलने के लिए। अब एक दिन राधिका कहती है कि दीदी, आप जो ये कर रही हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर भैया को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? आप पर वो बहुत भरोसा करते हैं। इस बात पर जो उसकी जेठानी थी भड़क जाती है और कहती है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मुझे अच्छे से पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर यह बात तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तांत्रिक बाबा के साथ तुम लोग भी वो चीज़ कर चुकी हो। अब जो राधिका थी अपना मुंह बंद कर लेती है। उस दिन के बाद से अपनी जेठानी से कुछ नहीं कहती है। लेकिन इधर जो राधिका थी अब वो परेशान हो गई थी, क्योंकि जब अपनी माँ से बात करती थी तो उसकी माँ भी यही कहा करती थी कि तुम्हारी बहन भी कभी कभी जाती है तांत्रिक बाबा से मिलने के लिए। अब राधिका समझ गई है कि उसके चलते अब उस घर की 3-3 लेडीज़ की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। राधिका मन ही मन प्लान बना लेती है कि किसी तरह से इस तांत्रिक बाबा का तो पर्दाफाश करना ही होगा। अब जो राधिका के पति थे वो कोलकाता में ही काम किया करते थे, तो वो हमेशा अपने घर आना जाना करते थे। लेकिन इधर जो राधिका के जेठ जी थे वो मुंबई में काम किया करते थे और वो साल भर में ही अपने घर आया करते थे घूमने के लिए। अब इसी तरह से वक्त गुजरता है, राधिका के जेठ जी चले आते हैं अपने घर घूमने के लिए। जब वो घर पे आ जाते हैं तो उसकी जेठानी तांत्रिक बाबा से बातचीत करना बंद कर देती है, मिलना जुलना भी बंद कर देती है। अब इसी तरह से वक्त गुजरता है। एक दिन वो बाबा फ़ोन करता है राधिका की जेठानी को और कहता है कि तुम आ क्यों नहीं रही हो इतने दिनों से। अब उसकी जेठानी कहती है कि मेरे पति आए हुए हैं घर में, इस वजह से मैं नहीं आ पा रही हूँ, उनको जाने दीजिए, फिर मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। अब जो बाबा थे वो कहते हैं कि ठीक है, मौका देखो, अगर मौका मिलता है तो मैं खुद तुम्हारे घर में आ सकता हूँ। राधिका की जेठानी कहती है कि अगर ऐसा मौका मिलता है तो मैं आपको ज़रूर फ़ोन करूँगी। और इसी बीच मौका मिल भी जाता है, क्योंकि एक दिन शादी था और उसी शादी में राधिका के जेठ जी को जाना था बाराती। रात के वक्त उसके जेठ जी रेडी होकर निकल जाते हैं बारात जाने के लिए। अब इधर जो उसकी जेठानी थी उस तांत्रिक बाबा को फ़ोन कर देती है और कहती है कि आज रात आप आ जाइए मेरे कमरे में। इधर उसके जेठ जी निकल जाते हैं, उधर वो तांत्रिक बाबा घुस आता है उसकी जेठानी के कमरे में और यह सारा नज़ारा राधिका देख रही थी। जैसे ही वो रात को तांत्रिक बाबा उसकी जेठानी के कमरे में घुसता है, राधिका उसी वक्त अपने जेठ जी को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि जल्दी से आप घर आ जाइए और देखिए कि आपके कमरे में क्या ड्रामा हो रहा है। अब जो राधिका के जेठ जी थे वो कुछ समझ जाते हैं। उसी वक्त वो आधे रास्ते से लौटते हैं, गाड़ी घुमाते हैं और घर आते हैं। घर आने के बाद दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। किसी तरह से वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं और रंगे हाथों अपनी बीवी और उस तांत्रिक बाबा को पकड़ लेते हैं। उस वक्त तो पहले वो तांत्रिक बाबा की खूब कुटाई करते हैं, लात घुस्सों की बौछार करते हैं। उसके बाद वो फ़ोन करते हैं पुलिस को। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है और उस तांत्रिक बाबा को गिरफ्तार करके ले जाती है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि यह काम तुम कितने दिनों से कर रहे हो और कितनी महिलाओं के साथ कर चुके हो। वो तांत्रिक बाबा कहता है कि सर, ये मेरा काम है और हमेशा से मैं यही काम कर रहा हूँ। कितनी औरतों के साथ मैंने यह काम किया है, कितनी लड़कियों के साथ मैंने यह काम किया है, मुझे खुद भी ज्ञात नहीं है। मैं अनगिनत औरतों और लड़कियों के साथ यह काम कर चुका हूँ। जब पुलिस वाले उसके मुँह से खुद सुनते हैं तो पुलिस वाले भी खूब कुटाई करते हैं और जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। और कुछ औरतें अंधविश्वास के चक्कर में इतनी अंधी हो जाती है कि क्या सही है क्या गलत है वो सब भूल जाती है और इसी चक्कर में अपनी इज्जत आबरू सब लुटा बैठती है। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ ज्ञानीलाल बाबा की गलती थी या फिर राधिका, उसकी जेठानी या फिर उसकी बहन की भी गलती थी? आप सभी अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए।
तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं क्योंकि मेरा मकसद किसी के भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ समाज को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। दोस्तों मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।